हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विधवा सुजाता अपने बेटे मिंटू और बेटी चिक्की के साथ रहती थी। वो गांव के एक बड़े और अमीर घराने में रह रहे यामिनी और वीरेंद्र के पास दिन भर काम करने जाती है और उसी कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन की बात है, जब मिंटू और चिक्की दोनों स्कूल से छूटकर घर जा रहे होते हैं, तभी उनके क्लास के कुछ बच्चे एक बड़े से बर्गर और पिज्जा की दुकान में जाकर पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये देखकर मिंटू और चिक्की को भी वो खाने का मन करता है। चिक्की, काश हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो हम दोनों भी ये पिज्ज़ा और बर्गर खा पाते, है ना? हाँ मिंटू, तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे भाग्य में तो अमीरों जैसा खाना लिखा ही नहीं है। तू तो जानता ही है ना, हमारी माँ कितना कष्ट करती है, तब जाकर वो हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती हैं। हाँ चिक्की, सही कहा तूने। तभी उस दुकान के अंदर से 2 बच्चे आते हैं और मिंटू और चिक्की के सामने वो पिज्जा बर्गर खाते हैं। तुम दोनों बस दूसरों को अच्छा और अमीरों वाला खाना खाते हुए देखते ही रहोगे, कभी खा नहीं पाओगे, गरीब जो ठहरे। बिल्कुल सही कहा यार तूने गोलू। बेचारे मिंटू और चिक्की, इन दोनों का तो नसीब ही खराब है। अगर ये दोनों भी हमारी तरह अमीर होते तो हमारे साथ ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, लेकिन नहीं, इनके नसीब में ये सब है का। मिंटू और चिक्की को बहुत बुरा लगता है। ओए गोलू और पिंकू, ज्यादा मत बोलो। हम गरीब हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, जो तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ से परेशान हो जाए। आइंदा से मुझे और मेरे भाई मिंटू को कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, समझ गए ना तुम दोनों? हाँ चल मिंटू। हाँ चिक्की। चिक्की और मिंटू घर जाते हैं और रात में सुजाता काम से आकर चूल्हे पर दाल चावल पकाकर उन दोनों को दाल चावल देती है। ये लो चिक्की और मिंटू, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो और फिर सो जाना। ठीक है माँ। चिक्की, मिंटू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम दोनों को ये खाना खाना पड़ता है। आज मुझे रोमिला बता रही थी कैसे बर्गर शॉप के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों अपनी क्लास के बाकी बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खाते देख रहे थे। रोमिला वहाँ से गुजर रही थी तभी। अच्छा ऐसी बात है क्या? माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मिंटू हमारी परिस्थिति को समझ सकते हैं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी नौकरी पर लगूंगा और ढेर सारे पैसे कमाकर वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा जिन्हें हम तीनों आज पूरी नहीं कर पा रहे माँ। मेरे प्यारे बच्चे। सुजाता के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। फिर एक दिन जब सुजाता की मालकिन यामिनी के घर उसके पति वीरेंद्र की बड़ी सी बर्थडे पार्टी होती है, तभी वहाँ पर सारा अमीर खाना आता है। अरे ओ सुजाता मैडम, तुम यहाँ गेस्ट नहीं नौकरानी हो। जाओ जाकर सबको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता सर्व करो। आई बड़ी नालायक कहीं की। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं अभी सबको दे देती हूँ, माफ कीजिए। यामिनी और वीरेंद्र दोनों बहुत ही अकड़ू और बुरे स्वभाव के होते हैं। रात के 10 बज चुके थे। जहाँ रोज सुजाता काम से 8 बजे छूटकर घर चली जाया करती थी, वहीं आज उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो यामिनी से जाकर कहती है, मेम साहब मैं घर चली जाऊँ, मेरे बच्चे मिंटू और चिक्की दोनों घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए ना मेम साहब। अरे रोज थोड़ी तुम्हें मैं रोक कर रखती हूँ। आज मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हारे साहब का जन्मदिन है, इसीलिए रुकाया है। ज्यादा नखरे मत करो और बार बार आकर मेरा कान मत खाओ और 1 घंटे के बाद चली जाना। जाओ जाकर सबके लिए समोसे तलो और केक कट करके सबको बांट दो। लेकिन मेम साहब मेरे बच्चे, वो भूखे। ओफो, ठीक है चली जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी आना मत मेरे यहाँ काम करने। तुमसे और 1 घंटा भी नहीं रुका जा रहा है ना? नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? ठीक है मेम साहब, मैं रुक जाती हूँ और 1 घंटा। सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। उसे केक कट करके परोसते समय बस अपने बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। बेचारे मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ बनाकर भी नहीं आई हूँ मैं काम के चक्कर में, लेकिन अगर अभी गई तो मेम साहब मुझे काम से निकाल देंगी। हे भगवान, जल्दी से वक्त गुजर जाए और फटाफट मैं अपने बच्चों के पास पहुँच पाऊँ और उन्हें जल्दी से कुछ खिला दूँ। एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में आया हुआ बचा हुआ खाना ही अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मैं भूखी रह लूँगी वो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे वो भूखे नहीं रहने चाहिए। सुजाता अपने बच्चों के लिए पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे यामिनी रोक लेती है और वो सभी मेहमानों के सामने सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बदले आप मुझसे ऐसे तमाचा मार रही हैं? अरे बेशरम गरीब गवार औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर से खाना चुरा कर ले जाने की, चोरी कहीं की।
सही कह रही है यामिनी, तुमने ये खाना चोरी किया है। तुम जैसे नालायक गरीबों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निकल जाओ मेरे घर से और ये खाना यही रख दो। आइंदा से यहाँ पर दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। लेकिन मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो ये खाना लेकर जा रही थी, बस मुझे लगा कि फेंकने की जगह ये खाना मेरे बच्चे खा लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब। चुप रहो तुम और अपनी फालतू की बकवास बंद करके दफा हो जाओ यहाँ से, इडियट। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, मेरे पास और कोई काम नहीं है। एक आपके ही भरोसे मैं अपना घर चलाती हूँ, मुझे मत निकालिए काम से। साहब, मेम साहब, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों से विनती करती हूँ। सुजाता उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं, जिसके बाद सुजाता के लिए सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। उसे अब कहीं और नया काम भी नहीं मिलता है और रोज उसे और उसके बच्चों को सूखा प्याज और रोटी खानी पड़ती। उनके हालात काफी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सुजाता देखती है कि गांव में एक खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें से सबसे अलग और अनोखी डिश बनाएगा जो वो बनेगा विजेता। अरे वाह, मेरे पास तो ढेर सारी डिशेस हैं जिन्हें मैं अलग और अनोखे तरीके से बना सकती हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैं इसमें जरूर भाग लूंगी अब तो। सुजाता उस कंपटीशन में जाकर अलग और अनोखे प्रकार के गुलाब जामुन बनाती है और वो जजेस को काफी पसंद आते हैं और वो उसे ही विजेता बनाते हैं, जिसके बाद वो 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है और नया घर और अमीरों जैसा खाना खाने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये अमीरों जैसा खाना खा पाऊंगी। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पर। माँ, आपने कर दिखाया है, हमें आप पर बहुत गर्व है। ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हुआ है माँ। आप हो ही इतनी अच्छी, इसीलिए भगवान जी ने आपके साथ अच्छा किया है। यहाँ सुजाता के साथ अच्छा हो जाता है, वहीं यामिनी और वीरेंद्र का बिजनेस में काफ़ी लॉस हो जाता है, जिस कारण वो दोनों अमीर से गरीब हो जाते हैं और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा, वरना बुरे कर्मों के फल की सजा बद से बदतर होगी। रेशमा, अनीता और पूनम तीनों बहनें अपने माँ बाप की चिता के आगे फूट फूट के रो रही होती हैं। तभी सबसे छोटी बहन पूनम कहती है, दीदी, माँ पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा इनके बिना क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारा ख्याल रखेगा? दीदी, माँ पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? हम क्या करेंगे अब? तुम दोनों रो क्यों रही हो? माँ पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अभी हूं ना तुम दोनों के पास। हम तीनों कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। तीनों बहनें ही अब एक दूसरे के सहारा थीं, इसीलिए अब तीनों एक दूसरे का साथ देती हैं और रमा नाम की अमीर औरत के घर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों वहाँ काम कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर रमा आती है और बोलती है, सुनो, तुम तीनों ने क्या मेरा वो वाला हार देखा है जो मैं कल लाई थी? नहीं मैडम जी, हम लोग तो कब से यही काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक आपके कमरे में सफाई के लिए गए ही नहीं हैं। तुम लोग जब मेरे कमरे में नहीं गए तो मेरा हार कहाँ गया? मैडम जी, आप वहीं देखिए ना, वहीं कहीं होगा आपका हार। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने ठीक से नहीं देखा? तुम तीनों चोरों बहनें यहाँ झुंड बना के मेरे घर चोरी करने आई हो, मुझे सब पता है। अब साफ साफ बता दो कि मेरा हार कहाँ है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दीदी, मैडम जी को देखो ना, क्या कह रही हैं? हम क्यों इनका हार चुराएंगे? हम चोर थोड़ी ना है। चोर? अरे तुम्हारे खून में ही चोरी है। तुम्हारे माँ बाप कर्ज नहीं चुका पाए तो आत्महत्या कर ली और तुम तीनों चोरी कर रहे हो अब। हम सच कह रहे मैडम जी, हमने आपका हार नहीं चुराया। अरे हमने चोरी नहीं किया है, आप हमारी बात पर यकीन करो। देखो, मैं तुम तीनों को साफ साफ बता रही हूँ, हाँ, या तो मेरा हार दे दो या अपना मुंह उठाकर यहाँ से चली जाओ, वरना आगे जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रमा की बात सुनकर तीनों वहां से चली जाती हैं और उन तीनों के जाते ही रमा अपने कमरे में जाती है और हार को देखते हुए कहती है, तीनों को काम किया दिया। ये तीनों तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लग गई थी। अब मजा आया ना, पूरे महीने काम भी किया और 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। बेचारी तीनों बहनों के पास अब कोई काम नहीं होता है और ना ही कहीं कोई काम मिल रहा होता है। इसीलिए रेशमा अपनी दोनों बहनों को समझाते हुए कहती है, हमें कोई काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं से कुछ कर ही सकते हैं। हम तीनों को तो याद ही होगा,
जहाँ हम काम करते थे वहाँ घर के थोड़ी दूरी पर एक कचरे का ढेर था जहाँ कूड़ा बिना जाता था। एक बच्चा वहाँ पर कूड़ा बीनता था। हम भी बिल्कुल अब वैसे ही पैसे कमा सकेंगे। अब हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं मांगने जाएंगे। तीनों बहनें अब सुबह सुबह कूड़ा बीनती और उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेती हैं और फिर उन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती हैं और ढाबा भी अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे उन तीनों बहनों की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारे साथ है। हमारे साथ इतना बुरा हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर होगा। दीदी, आप सही कह रही हो। आपने सही कहा था, आप हमारा ख्याल रखोगे। माता पिताजी के जाने के बाद सच में आपने तो कोई कमी रखी ही नहीं। ये हम तीनों की ही मेहनत है। अब भगवान बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन 2 गुंडे आ जाते हैं और उनका ढाबा तोड़ने लगते हैं। आप लोग क्यों हमारा ढाबा तोड़ रहे हो? मत करो ऐसा। देखो, आप जो लोग भी हो, हमारे ढाबे को मत तोड़ो। अगर आपको पैसे चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे ढाबे को नुकसान मत पहुंचाओ। हटना यहाँ से। तुम लोगों की वजह से सेठ जी की इतनी बड़ी दुकान नहीं चल रही। ना रहेगा ढाबा, ना रहेगी आफत। दीदी, कुछ करो ना, हमारा ढाबा टूट रहा है। कुछ करो दीदी। मेरे आगे रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी रोना आ रहा है तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि ये ढाबा खोला कहाँ है तुमने। हमें नहीं पता था कि यहाँ किसी को भी परेशानी होगी हमारा ढाबा खोलने से। हमें पता होता तो हम यहाँ कभी भी ढाबा नहीं खोलते। हमें माफ़ कर दो। आप हमारा ढाबा मत तोड़ो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम कहीं और ढाबा खोल लेंगे। तीनों बहनों के बोलने के बाद भी वो गुंडे नहीं रुकते और ढाबा तोड़ देते हैं, जिसके बाद अब वो तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन तीनों को एक नाव दिखती है। पूनम तुरंत जाती है और नाव में बैठ जाती है। दीदी, नाव आओ ना, आप दोनों भी आओ। दीदी, नाव से एक आइडिया आया मुझे। हम लोग अपना नाव ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? ये हमारी नाव थोड़ी है, और जिसकी भी होगी ये नाव कल को वो तो आकर मांगेगा तो हम क्या करेंगे? दीदी, मैं कई महीनों से देख रही हूँ, कोई नहीं आ रहा। हाँ, इस नाव को लेने और ना ही इसकी देखभाल कोई कर रहा है। अगर किसी की हुई भी तो हम उधार ले लेंगे ना। लेकिन नाव में ढाबा कैसे खोल सकते हैं? ये तो सुनने में ही मुमकिन नहीं लग रहा है। फिर होगा कैसे, ये तो बताओ तुम। देखो दीदी, मुमकिन भले ही नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन ये मुमकिन है। हम ढाबा खोलेंगे और इसमें खाने पीने की चीज़ें भी लोगों को बेचेंगे। हाँ, साथ में जिन लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है वो भी हम करेंगे। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा हो सकता है। अब तीनों बहनें मिलकर नाव ढाबा खोलते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर सवारी को छोड़ने के साथ साथ उन्हें खाना पीना भी खिलाते हैं। अनीता दीदी, आप सच में अच्छा आइडिया दे रही हैं। नाव ढाबा तो लोगों को पसंद आ रहा है। भले ही तारीफ नहीं की किसी ने, लेकिन लोगों की भीड़ तो रहती है। हम अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी, और वो दिन दूर नहीं जब हम कामयाब होंगे। तीनों बहुत मेहनत करते हैं। एक बार शादीशुदा अनंत और विभा उनके नाव में आते हैं। वैसे तुम तीनों का ये नाव ढाबा कुछ अलग है। क्या हुआ सर, आपको हमारा नाव ढाबा अच्छा नहीं लगा? अगर आपको कुछ भी बुरा लगा या नहीं पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताना सर। हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अरे, आप इतनी घबरा क्यों रहे हो? आपका ढाबा अलग ज़रूर है, लेकिन अच्छा भी बहुत है। मैंने आज तक बहुत ढाबे देखे हैं, बड़े बड़े होटल देखे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो आपके ढाबे में देखा। विभा सही कह रही है। आपके ढाबे में इतना अच्छा खाना भी है, सुविधा भी है इतनी अच्छी, और आप हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचा रही हो। और क्या ही चाहिए? आप हमारे ग्राहक हो, और अगर आपको हमारा नाव ढाबा अच्छा लगा तो हमें और क्या ही चाहिए। आपने इतनी तारीफ़ की हमारे नाव ढाबे की, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा ज़रूर आना। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आपका नाव ढाबा इतना अच्छा लगा कि अगर अनंत भी मेरे साथ आपके नाव ढाबे में नहीं आएंगे तो भी मैं अकेले आ जाऊंगी, क्योंकि 3 बहनों का है, इसीलिए सेफ भी कितना है। जी बिल्कुल, आपका जब भी मन करे आप तब आना। आप पहले ग्राहक हो जिन्होंने हमारे नाव ढाबे की इतनी तारीफ़ की है।
तीनों बहनों का नाव ढाबा धीरे धीरे मशहूर हो जा रहा था और जहां बस एक दो ग्राहक आते थे, अब वहीं लोग पहले से बुकिंग करवा लेते थे। अब तीनों बहनें अलग अलग नाव ढाबा चलाने लगती हैं। मुश्किलें तो कई आती हैं, लेकिन तीनों रुकती नहीं हैं और हर मुश्किल का तीनों डटकर सामना करती हैं और सफल भी होती हैं। सोनम, प्रिया, जूही और संगीता ये चारों बहनें थीं। बहनों के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए चारों ढाबा चलाती और अपना घर चलाती थीं। एक दिन सबसे छोटी बहन जूही बर्तन धो रही होती है और दूसरे नंबर की बहन प्रिया आराम से अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा रही होती है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सबसे बड़ी बहन सोनम से कहती है, दीदी, आप प्रिया दीदी को कुछ क्यों नहीं बोलती हो? ये कुछ भी काम नहीं करती है। इनके हिस्से का भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं धो रही बर्तन। आप प्रिया दीदी को बोलो, वो बर्तन धोएंगी अब। ओ प्लीज, तुम्हारे बर्तन धुले या ना धुले, लेकिन मेरी लिपस्टिक जरूर लगनी चाहिए। लोग यहाँ खाना खाने से ज्यादा मुझे देखने आते हैं, यू नो। वाह भाई वाह, हम लोग इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, उसका कुछ नहीं। और ये जो इन मैडम जी की शक्ल है, जिसके ऊपर हर वक्त पेंट लगा रहता है, लोग इन्हें देखने आते हैं। फिर तो आज मैं कुछ कर ही नहीं रही। आज देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो? जूही, तुम्हें बर्तन नहीं धोने? हाँ, तुम्हें नहीं धोने तो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? प्रिया भी तो तुम्हारी बहन है ना। अगर इसके बदले का काम तुम कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। पहले ही एक तो मैं खुद से छोटी हूँ और छोटी नहीं होना मुझे। लेकिन बता दे रही हूँ दीदी, ये गलत बात है। प्रिया दीदी कुछ काम नहीं करती है। ये क्या, बस यहाँ खुद को सुंदर दिखाने आती है और हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। प्रिया काफी सुंदर थी और इसी बात का प्रिया को बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का आदमी चारों बहनों के ढाबे में आता है और खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्रम की नजर बस प्रिया पर ही थी। वो प्रिया को अपने पास बुलाता है। मुझे तुम काफी सुंदर लगी। ये तो हर कोई बोलता है। अगर आप कुछ नया बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नया ये है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश है, और वो तलाश आपको देखकर मेरी पूरी हो गई। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। जरा आप अच्छे से समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी नई फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। क्या मैं हीरोइन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं कल आपको पिक करने आऊंगा। आप तैयार रहना। हमारी फिल्म की शूटिंग दूसरे शहर में होगी, तो तैयार रहना आप। प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहनों को ये सब बताती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सच है। मैं भी नहीं मान सकती। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अब क्या यही बची है? तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हमारी ही बहन है प्रिया। अगर वो हीरोइन बनना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दीदी, आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्रिया, तुम टेंशन मत लेना। हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्रिया दीदी, आप जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। भले ही मैं यहाँ आपको कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो मुझे भी रहेगी ना। सोनम दीदी, वो जो हमने कुछ पैसे जमा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी प्रिया दीदी को ही दे देना, कहीं जरूरत लगे उन्हें तो। तीनों बहनें मिलकर प्रिया को पूरा साथ देती हैं। प्रिया अब डायरेक्टर विक्रम के साथ फिल्म के शूट के लिए भी चली जाती है। प्रिया की फिल्म बहुत अच्छी चलती है। रातों रात प्रिया एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी बन जाती है। प्रिया अब लगातार फिल्म करे जा रही थी और काफी अमीर भी हो गई थी। प्रिया एक भी बार अपनी तीनों बहनों से मिलने तक नहीं गई होगी, इसीलिए अब उसकी तीनों बहनें प्रिया के बंगलों में उसे मिलने जाती हैं, जहां उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दीदी, हमें अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या? अब संगीता, अब हमारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, हीरोइन बन गई है। तीनों प्रिया का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रिया आती है और उन तीनों को गले तक नहीं लगाती, उनसे अलग दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया, ये क्या है? जब से तुम गई तुम्हारा तो कोई खबर ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हो। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप तीनों को मेरा बंगलों का पता किसने बताया? वो गरीब सा ढाबा बंद हो गया क्या, या कुछ पैसों की मदद चाहिए? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब मैं अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ तो तुम तीनों मुझसे मिलने आए हो। तुम जैसे लोगों को मैं घर में भी न रहने दूं।
सोनम दीदी, जूही, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है। अरे यार, अगर ये तीनों चली गई तो मैं इन्हें दिखाऊंगी कैसे कि आज मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी प्रिया कहती है, आप तीनों भले ही गरीब हो लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं छोटे से घर में रहो, इसीलिए आप तीनों यहीं रहो। मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्रिया अपनी तीनों बहनों को रोक लेती है, लेकिन अब उन तीनों को ही हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। नौकरों के कमरे में सुलाना, नौकरों वाले काम करवाती थी और ये सब करके प्रिया को काफी खुशी भी मिलती थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम प्रिया से मिलने आता है। प्रिया, आज मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें ज़रूर आना है। आज बहुत खास लोग आने वाले हैं मेरी पार्टी में। तुम्हारा आना भी बहुत ज़रूरी है। ओह श्योर, मैं तो जरूर आऊंगी। विक्रम प्रिया से काफी बातें करता है और फिर उसके बंगलों से बाहर निकलकर फोन पे बात करते हुए कहता है, काम डन हो गया। थोड़ा नाम क्या हुआ प्रिया का, उड़ने लगी थी। मेरी फिल्में करने से मना किया था ना इसने। आज रात हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि फिल्म को करना दूर की बात, अपनी शक्ल आईने में भी देख नहीं पाएगी। आज प्रिया को उसकी औकात दिखाएंगे। विक्रम हंसते हुए वहां से चला जाता है और विक्रम की सारी बातें जूही ने सुन ली थी। जूही ये सब बातें जाकर सोनम और संगीता को बताती है। तीनों बहन बहुत परेशान हो जाती हैं और जब प्रिया पार्टी के लिए जा रही होती है तो सोनम उसे रोकते हुए कहती है, प्रिया, तुम पार्टी में मत जाओ। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी टेंशन हो रही है, आज मत जाओ तुम। सोनम, तुम अपना काम करो। तुम्हें ऐसी पार्टी के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। तुम जाओ, मेरा कमरा साफ करो। प्रिया जवाब देकर चली जाती है। तीनों बहनें प्रिया के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया पार्टी में जाती है जहां विक्रम के साथ उसके कुछ दोस्त थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये क्या है? यहाँ तो सारे लड़के हैं, एक भी लड़की क्यों नहीं? कैसी पार्टी है? तुम आई हो, पार्टी तो अब शुरू होगी। विक्रम और उसके दोस्त प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं और सारे लड़कों को बहुत मारती हैं। जैसे तैसे वो तीनों प्रिया को घर लाती हैं। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी बहनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों के साथ कितना गलत बर्ताव किया। सोनम दीदी, आपको नाम से पुकारा, लेकिन आज आप तीनों ने मुझे बचाया। बस प्रिया, हम तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है, जिसके बाद प्रिया का सारा घमंड टूट जाता है। काजल अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ रहती है। कुसुम और काजल का इस दुनिया में कोई नहीं होता है सिवाय उनकी दादी के। वो दोनों गांव में एक साथ मिलकर प्याज पराठा बनाकर बेचा करती हैं और उनके हाथ का बना स्वादिष्ट प्याज पराठा पूरे गांव में हर किसी का पसंदीदा भी होता है। ओहो, ये प्याज पराठा खाकर तो मजा ही आ गया। वाह भाई वाह, इतने स्वादिष्ट और बेहतरीन प्याज पराठे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाए हैं। अरे मैं तो और 2 प्लेट खाऊंगा, वो भी इस तीखी और चटपटी चटनी के साथ। मजा ही आ जाएगा भैया। जी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए। काजल, तू तब तक ना ग्राहकों को परोस, उतने समय में मैं बाकी के पराठे सेक लेती हूँ। वो गली नंबर 4 के पास जो डाकघर है ना, वहाँ भी हमें 3 प्लेट प्याज पराठे का ऑर्डर पहुँचाना है। ठीक है दीदी, आप फटाफट कर लीजिए, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगी। काजल और कुसुम दोनों बहनें एक साथ मिलकर ढाबे को चलाती हैं और साथ ही अपनी दादी की भी देखभाल करते हैं। उनकी दादी उनसे खूब प्यार करती हैं। काजल बेटी, कुसुम बेटी, ये लो, तुम दोनों के लिए मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, इसे खाओ। भगवान जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें, खूब तरक्की दे और तुम दोनों के बीच यूं ही अटूट प्यार और विश्वास बना रहे। धन्यवाद दादी। धन्यवाद दादी। आप भी खाइए ना। नहीं नहीं बेटी, मैंने खा लिया है। ये तो मैं तुम दोनों के लिए बचा कर लाई हूँ, मेरी प्यारी दुलारी पोतियों के लिए। दादी, आप सच में बहुत अच्छी हो। भगवान जी आप जैसी दादी हर किसी को दे। समय के साथ साथ अब काजल और कुसुम दोनों के प्याज पराठा ढाबा की खूब प्रगति होने लगती है।
ऐसे में काजल को अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ काम करने में अच्छा नहीं लगता है। काश मैं अकेली इस ढाबे को चलाती और कमा पाती। ये दीदी के साथ बांट कर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे यूं ही नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूंगी मैं। काजल अब उसी विषय पर विचार करती रहती है और ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में सुझाव आता है, क्यों ना मैं गांव छोड़कर शहर चली जाऊं। वहां जाकर मैं अपना नया ढाबा खोलूंगी और प्याज पराठा बेचूंगी। शहर वासियों को गांव का स्वादिष्ट प्याज पराठा बहुत पसंद आएगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उन सब के लिए मुझे ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है। कहाँ से लाऊंगी मैं उतना सारा पैसा? हाँ, मैं कुसुम दीदी के गहने और ढाबे में रखे पैसे ही लूंगी। क्यों ना लूं भला? अरे मैं भी तो दिन रात मेहनत करती हूँ, तो मेरा उन पैसों पर पूरा का पूरा हक है। काजल ढाबे के पैसे और कुसुम के गहने लेकर रातों रात गांव से निकल जाती है और शहर पहुंच जाती है। शहर जाकर वो वहां पर उन्हीं पैसों से अपना ढाबा खोलती है और ढाबे में प्याज पराठा बनाकर बेचने लगती है। वहीं काजल के यूं गायब होने के बाद कुसुम और उसकी दादी काफी घबरा जाती हैं, लेकिन काजल का कोई अता पता नहीं होता। वो जा चुकी होती है। दादी कुसुम से कहती हैं, लगता है काजल ने हमें धोखा दिया है। मतलब दादी, ये आप क्या कह रही हो? कल रात को मुझे लगा कि वो ऐसे ही पानी पीने उठी होगी, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे कमरे से गहने निकाल रही थी और ढाबे से पैसे भी उसी ने लिए हैं। हमेशा से उसे तुमसे एक तरह से नफरत थी, क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन थी। जाने दो कुसुम, अब उसके बारे में मत सोचो। उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ दादी, उसने ये सब बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी चिंता सताए जा रही है। उसे तो हमारी कोई कदर ही नहीं है, लेकिन हमें तो है ना, हम उसकी तरह निर्दयी नहीं हैं। कुसुम और दादी यहाँ चिंता में होते हैं तो वहाँ काजल की भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक हफ्ता बीतने पर भी काजल के ढाबे पर प्याज पराठा खाने के लिए बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। वो काफी निराश हो जाती है। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि गांव के जैसे शहर में भी ग्राहक मेरे हाथ के प्याज पराठे के दीवाने हो जाएंगे और एक हफ्ते में ही मैं शहर में प्रसिद्ध हो जाऊंगी, लेकिन अभी तक केवल इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं मेरे ढाबे पर पराठा खाने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मैं शहर में कैसे रह पाऊंगी? यहाँ तो हर एक चीज महंगी है। काजल अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। वहीं कुसुम गांव में अपने ढाबे को अकेले ही संभालती है और उसकी तरक्की जारी रहती है। वो बिना रुके मेहनत करती जाती है। काजल का ढाबा शहर में चल ही नहीं पाता और 15 से 20 दिनों में ही उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। वो अब रोड पर रहने लगती है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, अब मुझे यहाँ फुटपाथ पर ही सोना होगा। मैं गांव भी नहीं जा सकती हूँ वापस। मैं वहां भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। क्या करूं मैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने तो। काजल एक दिन ऐसे ही टेंशन में एक सड़क से चलकर जा रही होती है कि तभी सामने से गाड़ी आती है और वो काजल को ठोक कर चली जाती है। काजल बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे आसपास के लोग नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर, पेशेंट अकेली है, उसके कोई रिलेटिव भी नहीं है, गांव से आई है। हाँ, उसका ये फोन है जो टूट चुका था, लेकिन इसे रिपेयर कर दिया गया है। अब इसमें 2-3 नंबर्स मिले हैं। एक है कुसुम दीदी, शायद ये उसकी बहन का नंबर होगा। ठीक है, तो तुम उस नंबर पर कॉल करो एक बार। नर्स कुसुम को फोन करके सब कुछ बताती है और काजल का एक्सीडेंट की खबर सुनकर कुसुम और दादी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों बिना कुछ सोचे फटाफट गांव से शहर आ जाते हैं। कुसुम ही काजल का बिल भरती है। जब काजल को होश आता है तभी, कुसुम दीदी, आप? दादी? कैसी है तू काजल? ये सब क्या हो गया तुझे? किसने कहा था तुझसे गांव से यहाँ भाग कर चले आने के लिए? क्या मिला तुझे ये सब करके? हाँ, ये सब। अरे थोड़ा तो सोच विचार कर लेती काजल। मुझे माफ कर दीजिए दादी, कुसुम दीदी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। गहने और पैसे भी ले आई हूँ यहाँ, आप दोनों को कुछ बताया भी नहीं। आप दोनों कितना घबरा गए होंगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप दोनों मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ दौड़े चले आए। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ किया, तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही बहुत है। अब जल्दी से ठीक हो जा और गांव चल हमारे साथ। हम दोनों का अपना प्याज पराठा ढाबा एक साथ चलाना है।
वो ढाबा तेरे बिना भी सूना है काजल। हाँ दीदी, जरूर चलूंगी मैं। इस तरह अंत में दोनों गरीब बहनें एक हो जाती हैं और काजल ठीक होने पर कुसुम और दादी के साथ गांव चली जाती है। गांव जाने के बाद वो दोनों एक साथ प्याज पराठा ढाबे में काम करते हैं और वहीं पर दिन रात कड़ी मेहनत करके वो दोनों खूब पैसे कमाकर अन्य गांव और शहरों में भी अपना प्याज पराठा ढाबा, इनके आउटलेट्स खोलती हैं और खूब नाम कमाती हैं। सूरजपुर कहकर एक गांव में अनुराधा अपनी बेटी मयूरा के साथ रहती हैं। अनुराधा और मयूरा दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता है। अनुराधा का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें वो तरह तरह के कुरकुरे मोमोज बेचा करती है। ओए होए होए होए, चाहे दुनिया भर घूम आओ, लेकिन जो स्वाद अनुराधा बहन के इन कुरकुरे मोमोज में है वो स्वाद और कहीं भी नहीं है। हाँ हाँ, सच कहा, इस ढाबे के मोमोज गांव के सबसे नंबर 1 मोमोज हैं, एकदम स्वादिष्ट और कुरकुरे। जी धन्यवाद, ये लीजिए ना और खाइए, और ये एक्स्ट्रा चटनी ये भी तो लीजिए। अनुराधा बहुत मेहनती होती है और वो अपनी बेटी के साथ साथ अपने ढाबे को बखूबी संभालती है। मयूरा बिटिया, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारी पसंद का आटे का हलवा बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये? अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। खाओ बेटी, पेट भर कर खाना। दिन भर स्कूल में इतनी पढ़ाई करके थक जाती है मेरी बेटी। ये ले। माँ, दिन भर आप भी तो ढाबे पर इतनी मेहनत करके थक जाती होंगी, इसीलिए ये लीजिए, आप भी खाइए, मैं आपको खिलाऊंगी। अरे मयूरा अनुराधा को वो हलवा खिलाती है। दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार होता है। स्कूल से जल्दी छूटने पर कभी कभार मयूरा अनुराधा के ढाबे पर आती है और उसे मोमोज बनाते देख देख कर वो भी सीखने लगती है। ये देखो माँ, मैंने भी बनाए मोमोज, चक्कर देखो तो। एक मिनट, चटनी के सिवा कैसे खाओगे आप मोमोज? अरे वाह मयूरा बिटिया, तुमने तो मुझसे भी बेहतरीन मोमोज बनाए हैं। वाह, मजा ही आ गया इन मोमोज को खाकर। सच में माँ? हाँ बेटी, मैं झूठी तारीफ कभी नहीं करती हूँ, ना ही तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ये सब कह रही हूँ। तुमने वाकई में बहुत लाजवाब मोमोज बनाए हैं। क्या बात है, देखो माँ, मुझे ना आपसे भी अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। हाँ मयूरा। एक दिन जब अनुराधा ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी अचानक से सिलेंडर लीक होने के कारण ढाबे में आग लग जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अनुराधा मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसे कोई नहीं बचाता और उस आग में जलकर वहीं पर खत्म हो जाती है वो। जिसके बाद मयूरा पूरी तरह इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है और काफी दुखी हो जाती है। कहाँ चली गई मम्मी आप? मुझसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई आप? लौट आओ ना माँ। माँ, आपकी मयूरा बिना आपके कैसे जिएगी माँ? बताइए ना माँ। भगवान जी, मुझे मेरी माँ लौटा दो। मैं आपसे मेरी माँ की भीख मांगती हूँ भगवान जी, मुझे मेरी माँ वापस दे दो माँ। उनके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मयूरा के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, जिस कारण वो अब ना तो उसे घर मालिक घर में रहने की जगह देता है और ना ही स्कूल वाले पढ़ने देते हैं। किराया और फीस ना चुकाने पर अब मयूरा भीषण ठंड में भी सड़क पर सोती है और कई दिनों तक भूखी रहती है। आज अगर माँ होती तो वो मुझे कुछ न कुछ खाने को देती। मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? कहाँ चली गई वो मुझे इस हाल में छोड़कर? उनके बिना कितने बुरे हाल हो चुके हैं मेरे। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है माँ। नदी में बहते हुए श्राद्ध के फल और मंदिर के बाहर मिल रहे थोड़े बहुत प्रसाद से ही मयूरा अब अपना पेट भरने लगती है। वो अपने लिए अब एक काम ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन कई दिनों तक काम ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। कहीं भी कोई काम नहीं मिला मुझे। अब मैं क्या करूंगी? मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं यूं हार नहीं मान सकती। माँ चाहती थी कि मैं अपने जीवन में आगे चलकर सफल हो जाऊं और खूब नाम कमाऊं। मैं उनका ही सपना तो पूरा करके ही रहूंगी और जी जान लगाकर कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
मयूरा अब फूलों को तोड़कर गांव में जगह जगह जाकर फूल बेचने लगती है। वो उन फूलों का गुलदस्ता भी बनाती है और उसे भी बेचती है। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे खुशबूदार फूल, फूल ले लो फूल, तरह तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूल। फूलों को बेचकर मयूरा अब 3 से 4 महीनों में अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है और वो अपना एक ठेला खरीदकर अनुराधा की तरह कुरकुरे मोमोज बेचने लगती है। काका जी ये लीजिए, ये आपके फ्राइड कुरकुरे चिकन मोमोज, और काकी जी ये आपके स्टीम्ड वेज मोमोज। अरे वाह, क्या बात है मयूरा, तुम तो अपनी माँ से भी अच्छे मोमोज बनाती हो। वाह, दिल खुश हो गया इन मोमोज को खाकर। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मोमोज तो अनुराधा बहन से भी अच्छे और कमाल के हैं। मैं तो एक और प्लेट खाऊंगी। क्यों नहीं काकी जी, ये लीजिए ना, मैं एक और प्लेट लगा देती हूँ। मयूरा के मोमोज अब पूरे गांव में उसकी माँ के मोमोज ढाबे की तरह ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और ये देखकर उस गली का दूसरा मोमो वाला रंजू बहुत गुस्सा होता है और वो मयूरा से जलने लगता है। इस मयूरा की तो ऐसी की तैसी, इसके कारण ही मेरे ढाबे पर कोई मोमोज खाने नहीं आ रहा है। इसे तो मैं अब सबक सिखा कर ही रहूंगा, रात और रात इसे यहाँ से भगा दूंगा। क्रूर रंजू मयूरा के ठेले को रात में तोड़कर चला जाता है। सुबह सुबह अपने ठेले के टुकड़े टुकड़े देखकर मयूरा बहुत उदास हो जाती है। ये क्या हो गया मेरे ठेले को? किसी चोर उचक्के ने ये सब किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। माँ हमेशा कहती है, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। मैं नया ठेला लाऊंगी अब। मयूरा अब नया ठेला लगाती है और उसकी इसी हिम्मत और साहस को देखकर रंजू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्या, रस्सी जल गई लेकिन फिर भी बल नहीं गया। ये खुद को अपनी माँ की तरह ही होशियार समझती है। ठीक है, इसका भी वही हश्र होगा अब। उस रात मयूरा अपने ठेले के पास के पेड़ के पीछे छुप जाती है। मैंने पुलिस काका को फोन कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है आज मेरे नए ठेले को तोड़ने के लिए वो नालायक चोर उचक्का, ये सनकी आदमी जरूर आएगा। तभी रंजू वहां आता है। मैंने ही अनुराधा के ढाबे के सिलेंडर को लीक किया था ताकि वो फट जाए और उस विस्फोट में अनुराधा जल जाए और उसका ढाबा भी नष्ट हो जाए। लेकिन अब उसकी बेटी मेरे रास्ते के कांटा बन रही है, तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी माँ के साथ हुआ। मैं अब इस ठेले में रखे सिलेंडर को भी लीक करूंगा ताकि कल सुबह तक वो छुटंकी मयूरा है ना, वो गैस जलाए तो सिलेंडर फट जाए और उस विस्फोट में वो जलकर मर जाए। क्या? इसका मतलब इसी ने मेरी माँ को मारा था? ये मेरी माँ का कातिल है। रंजू कुछ करता उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद उसे उम्र भर की कैद की सजा मिलती है और इसी के साथ अनुराधा को इंसाफ मिलता है और मयूरा अपने मोमोज ठेले से पैसे कमाकर गांव में अपनी माँ की तरह ही एक बड़ा सा ढाबा खोलती है और खूब तरक्की करती है। आंचल अपने बड़े भाई चंदन के साथ रहती है। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद चंदन ने ही अपनी बहन को संभाला। चंदन काफी अच्छा खाना बनाता था, जिस कारण उसने अपना छोटा ठेला खोला और खूब पैसे कमाकर अब अपना ढाबा खोला। ढाबे के जरिए वो अपना और अपनी बहन आंचल का पेट पालता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता है। गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये नई फ्रॉक ली है और ये सुंदर सुंदर चूड़ियां भी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया, और ये फ्रॉक, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मेरी छुटकी गुड़िया। हाँ भैया, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, जिंदगी भी और रिश्ते भी। आंचल को कॉलेज में भेजने के लिए चंदन ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और आंचल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मनीष से प्यार होता है और मनीष भी आंचल से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद अचानक से आंचल अमीर ससुराल में जाकर बदल जाती है। उसके सास ससुर बृजमोहन और राजेश्वरी उससे कहते हैं, तुम ठहरी एक गरीब ढाबे वाली की बहन, लेकिन हमारे बेटे की खुशी तुम में है, इसीलिए हम तुम्हें खुशी खुशी अपना रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम एक अमीर घराने की बहू हो, तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा, समझ गई तुम?
जी अम्मा, जी पापा जी, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में। आंचल, अब तुम्हें अपने उस गरीब भाई के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ मनीष, मुझे तो इस अमीरी वाली जिंदगी को ही जीना था हमेशा से, इसीलिए मैं अब अपने भैया से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती हूँ। वेरी गुड। आंचल अपने भैया को भूल जाती है। वो उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी चमचमाती हुई कार में सवार होकर गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वहां पर उसे चंदन देख लेता है। चंदन अपनी गुड़िया को देख खुशी से चहक उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर। गुड़िया, ये गुड़िया कैसी है रे तू? मेरी बच्ची। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, हटो, मुझसे दूर रहो। लेकिन गुड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं तेरा भैया हूँ, चंदन। तुझे बचपन से पाला है मैंने प्यार से। तू मेरी गुड़िया है। तू अमीर ससुराल में जाने के बाद मुझे भूल कैसे सकती है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और तुम एक दो कौड़ी के गरीब ढाबे वाले। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरे सामने? हटो यहाँ से। गुड़िया, गुड़िया तू ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? अरे गुड़िया रुक तो गुड़िया। आंचल कार में बैठ जाती है और वहां से उसकी कार जाने लगती है। वहीं चंदन नंगे पांव उस कार के पीछे भागने लगता है। गुड़िया, गुड़िया, अरे गुड़िया रुक तो। ऐसे कैसे भूल सकती है मुझे तू? अमीर घराने में शादी कर लेने से तू मुझे भूल ही गई। इतनी आसानी से पराया कर दिया अपने भैया को। वो भैया जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी हर एक खुशी को दांव पर लगा दिया, अपनी हर खुशी को मारा। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया। चंदन का दिल मानो पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर समय बस रोना ही आ रहा था। आंचल की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें काफी ज्यादा घमंड आ चुका था और वो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उसके हाथों से महंगा वॉच टूट जाता है, तब वो उस काम वाली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। छोटी मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये वॉच ये मुझसे गलती से टूट गया है, मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी गरीब काम वालियों को। अरे तुम पहले गलतियां करती हो और फिर बाद में कहती हो गलती से हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं किया ये और वो। तुम जैसियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अचल बहू, अब चमेली कह रही है ना कि उससे ये वाली वॉच गलती से टूट गया है, तो जाने दो ना। नहीं माँ जी, आज अगर इसे हमने माफ कर दिया ना, तो ये उस माफी का फायदा उठाकर और सर पर चढ़ जाएगी। ये एक लापरवाह काम वाली है, इसे तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। मेरा पति नहीं है और मुझ अकेली पर ही अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी है। अपना ये फालतू का इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से, और आइंदा से अपनी घटिया शक्ल लेकर चली मत आना यहाँ पर, बेवकूफ़ कहेंगी। आंचल उस काम वाली को वहां से निकाल देती है। इसी प्रकार दिन ब दिन वो और ज्यादा निर्दयी होती जाती है। वहीं चंदन अपने ढाबे में और भी अलग अलग और स्वादिष्ट व्यंजन बेचकर खूब तरक्की करने लगता है और अब वो गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। एक दिन अचानक से आंचल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका काफी खून लॉस हो जाता है और डॉक्टरों को खून की जरूरत होती है। हमें AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर खून नहीं मिला तो पेशेंट की जान खतरे में भी जा सकती है। क्या? नहीं, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खून की व्यवस्था करता हूँ। मनीष को उस मुश्किल भरे समय में आंचल के बड़े भाई चंदन के सिवा और कोई नहीं सूझता है और वो उसे बुलाता है। चंदन और आंचल का ब्लड मैच करता है और वो उसे अपना खून दे देता है और आंचल की जान बच जाती है। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है, तभी ये सब जानने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अमीर होने के बाद मैं भूल गई कैसे आपने मुझे बचपन से संभाला, कैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया थे और हो हमेशा रहोगे। आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया। कोई और होता तो वो मुझे खून भी नहीं देता,
लेकिन आपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। धन्यवाद भैया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बदले मुझे माफ़ी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अरे पगली चल, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरी गुड़िया है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गलतियां तो छोटे ही करते हैं, माफ करना बड़ों का काम होता है। मैंने तुझे माफ कर दिया गुड़िया। इस तरह अंत में चंदन और आंचल एक हो जाते हैं और आंचल को अपने गरीब भैया का मोल समझ में आ जाता है और वो दोनों खुशी से आगे का जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।